ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं गोविंद पांडे जी से। खास मुलाकात है ये। गोविंद जी, ब्रेक से पहले हमने तमाम तरह की बातें की जी। अब कुछ हिंदी सिनेमा और उससे जुड़े कुछ विवादों के बारे में। अभी का जो लेटेस्ट विवाद पद्मावत को लेकर है जी, क्या आपको लगता है कि अगर सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड ने किसी को सर्टिफिकेट दिया कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, उसके बाद किसी को ये हक है कि उसको रोकने का या उस पर बवाल करने का? देखिए, दो चीज़ें हमारे यहाँ जिस पर काबू पाना बड़ा अभी भी मुश्किल है। एक है धर्म के बारे में, जाति के बारे में। अब जहाँ तक ये ऐतिहासिक बात होते हुए एक धार्मिक बात बन गई, तो इस मुद्दे पर लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। अगर इस एंगल से बात की जाए तो वो अपने आप को सही ठहराते हैं, मगर कानूनी की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबको मानना भी चाहिए, नहीं तो व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। तो अभी जो पद्मावत को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं साहब, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने कल फिल्म देखी, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं बधाई देता हूँ भंसाली जी को कि उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे ढंग से फिल्म बनाई। और रणबीर, क्योंकि मेरी पहली फिल्म के मेरे बेटे बने थे बैंड बाजे बारात में, मैंने उनके साथ दूसरी फिल्म भी की, तो मुझे उनका काम देख के या इंटायर जो उसमें कास्ट हुआ, जो फिल्म बनी, जैसा उसमें विवाद खड़ा किया गया करणी सेना की तरफ से कि भाई इसमें राजपूतों का ऐसा कुछ दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है उस फिल्म में। और बल्कि राजपूतों का उसमें बखानी है और अच्छे तरीके से है। हाँ, ये भंसाली जी की थोड़ी सी गलती मैं मानूंगा, क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी, जिस वक्त कहा गया था, तो करणी सेना वालों को या जो भी उसके नेता लोग थे जो बात कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन लोगों को वादा किया गया था फिल्म दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था भंसाली जी ने, क्योंकि एक थोड़ा सा फिल्म वालों का ये भी रहता है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, कि कंट्रोवर्सी हो जाए तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। मगर ये जो धार्मिक और जाति वाले मामले हैं, इस फिल्म के बाद ये सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुद्दों पर बिना बातचीत किए हुए, बेगर सोचे समझे कोई भी रिस्क उठाना ठीक नहीं। क्योंकि अगर फिल्म बनाई उसको कहानी के तौर पे लेना चाहिए मास को। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कोई भी फिल्म है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, उसको फिल्म की तरह लेना चाहिए। इतना बड़ा दिमाग होना चाहिए हम सबके पास, और इतना बड़ा दिल होना चाहिए। मगर जो फिल्म बनाते हैं उनको ये सोच के फिल्म नहीं बनानी चाहिए कि नहीं यार ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो हमें हाइक मिल जाएगी। नहीं तो मतलब कहीं ना कहीं अब ये एक ट्रेंड सा है कि किसी फिल्म को विवाद में डाल देने से पब्लिसिटी होती है, भले ही वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो। ये कुछ इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ जी, ये गलत है। तो ये ट्रेंड सा है, ये कहीं ना कहीं है सर, ये है। अब इन्होंने किया नहीं किया ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये है, हमारी इंडस्ट्री में है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ ना हुआ। बिल्कुल जी, और इसका फायदा मिलता भी है जी, बिल्कुल मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना भी कुछ रोक लिया, कल मैं 8 बजे का शो देखने के लिए गया तो आप यकीन करेंगे कि हाउसफुल था और लोग अपने परिवार बच्चों को लेके आए हुए थे, और फिल्म हमें तो बहुत अच्छी लगी। मैं तो बधाई देता हूँ बंसाली जी को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई, और रणवीर सिंह जी, इन सब ने आर्टिस्टों ने बहुत बेहतरीन काम किया। और बंसाली जी जैसा हमेशा अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और सबको देखनी चाहिए। शायद जो लोग इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं शायद वो फिल्म देखने के बाद ना आए। अच्छा, एक और सवाल था, जब वो गजेंद्र सिंह जी को बनाया गया था उस समय क्या लग रहा था? क्या वो उस पद के लायक नहीं थे, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था ये जो स्टूडेंट को गाइड कर सके? क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, एक्टर तो वो बहुत पुराने हैं। अब एकेडमिक लेवल पे उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगी ये बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके एकेडमिक लेवल को मैं नहीं जानता हूँ और उनका क्या है। और कुछ सरकार ने अगर कुछ बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जेएनयू हो, अपनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या FTI, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं गड़बड़। अब मैं इशारा कर रहा हूँ, खाली खुल के बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मीडिया का आदमी हूँ। सच बात है जो ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका इनडायरेक्ट में आप समझिएगा कि बेमतलब के लाल झंडे बहुत हैं। जो सोच आज हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फेल हो गई है, उसको आप स्कूल कॉलेज में इकट्ठे किए हुए, देश के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं।
जब ये देश ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे बचेगी, तुम्हारी विचारधारा कहाँ से बचेगी, ये सोचना पड़ेगा हमें। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें सोच विचार के होती हैं, कुछ चीज़ें हटानी होती हैं, चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं गवर्नमेंट को। अब उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि पढ़ाई करने वाली जगह पढ़ाई की ही जगह होनी चाहिए बस। अब अगर चीज़ें नहीं होती तो उसको गवर्नमेंट फिर दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती है। नहीं, अगर छात्र राजनीति ना हो तो फिर नहीं, नेता कहाँ से? छात्र राजनीति आज से नहीं, सैकड़ों साल से होती आएगी और होनी चाहिए। बिल्कुल, वहीं से तैयारी होती है। एक्टर भी वहीं से निकलते हैं सर, सिंगर भी वहीं से निकलते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में ही काम करते थे, नाटकों में हिस्सा लेते थे या गाने बजाने रामलीलाओं में हिस्सा लेते थे, तभी हम लोग आज इस मंच तक पहुँचे। सभी के सब चीज़ें होनी चाहिए, मगर देश के खिलाफ नहीं। राजनीति होनी चाहिए देश को बनाने के लिए। पहले भी तो होती थी ना, देश तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर तू आज़ाद होगा, केवल एक ही पंथ। ये चीज़ तो किसी को भी नहीं गले उतरेगी जी। जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला है, जो भी हिंदुस्तान में रहता है और जो रहना चाहता है, उसको हिंदुस्तान के कानून मानने पड़ेंगे, हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोचना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने के लिए नहीं। और जो लोग इस तरह की राजनीति वहाँ करके टुकड़े करेंगे कश्मीर को, क्या मतलब कश्मीर की आज़ादी का मतलब, जेएनयू से क्या मतलब है मुझे बताओ, एफटीआई से क्या मतलब, या किसी भी यूनिवर्सिटी में कश्मीर इतने टुकड़े होंगे कि नारे लगवाने का क्या मतलब है, मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए, कोई भी बता दे। आप राजनीति कीजिए ना, कॉलेज के मुद्दों पर कीजिए ना। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर क्या कर रहा है, वहाँ काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पर कौन सी विचारधारा काम कर रही है, ये चीज़ होगी। मगर लालू जी क्या कर रहे हैं, या मोदी जी क्या कर रहे हैं, या कांग्रेस राहुल जी क्या कर रहे हैं, इसका मुद्दा कॉलेजों में नहीं होना चाहिए। वो विचारधारा ठीक है आपकी होगी, वो होती थी, हमेशा हुई है, और मगर देश के खिलाफ। लेकिन डिस्कोर्स के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। आप अलग अलग मत वालों के साथ, मंतव्य के साथ, अलग अलग विचारधारा के साथ। मैंने आपसे वही कहा ना कि बिल्कुल सर, आज़ादी से पहले ही ये विचारधारा थी, मगर इस तरह की आवाज़ें कभी किसी ने नहीं उठाई सर। यूनिवर्सिटी हमारी बहुत पहले से थी, और बहुत सारी हिंदुस्तान में सब जगह है, और सब जगह यूनियंस हैं। अच्छा, आप थिएटर से हैं जी। हिंदी थिएटर और मराठी थिएटर, कंपैरिजन जब भी होता है तो इसी तरह से होता है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में क्या दर्शकों की तादाद कम है, या यहाँ के जो दर्शक हैं वो थिएटर को पसंद नहीं करते हैं? मराठी थिएटर में वो स्थिति नहीं है। जी, आप थोड़ा ज़्यादा जी, बता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मराठी और बंगाली, ये जितने भी साउथ के और हमारे स्टेट हैं, उनमें कलाओं को विकसित करने के लिए बचपन से ही सीख दी जाती है माँ बाप के थ्रू। आप बंगाल में चले जाइए, वो शाम को थिएटर देखने जरूर जाएंगे, या उनके घर की लड़की या लड़का जो भी है वो गाना बजाना करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा तो वो किताबें लिटरेचर या पेंटिंग आर्ट्स। साउथ में आप महाराष्ट्र से नीचे की तरफ चले जाइए, पूरा महाराष्ट्र में, वहाँ लड़की को गाना या डांस करना जरूर सिखाते हैं। अभी बात अलग है, वो ना सीखे, वो उसकी इच्छा ना हो, बात अलग है, मगर कोशिश माँ बाप रहती है। थिएटर का क्या है कि वहाँ लोग पैसे दे करके टिकट खरीदते हैं। हमारे हिंदी में क्या है कि हिंदी का अभी ये विकासशील है। स्थिति एनएसडी ने दिल्ली में जरूर स्थिति ज़रा संभाली है, और उस तरह का स्तर बनाया है कि दर्शक बंधें, अच्छे नाटक दिखाएं, तो वो अब टिकट खरीदने लगे। मगर बेचारे जो छोटे छोटे ग्रुप काम कर रहे हैं, जिनसे उत्थान होता है नाटक का, वो बेचारे अपने टिकट नहीं बेच पाते, क्योंकि वो उनके उस स्तर के नहीं बन पाते टेक्निक के लेवल पे। अब एनएसडी में हम लोग थे तो हमारे रेपेट्री के एक नाटक 1-1 करोड़ का भी होता था। 50-60 लाख तो कम से कम एक नाटक में ऊपर से लगते ही लगते थे। उसमें हमारी तनख्वाहें नहीं, उसमें स्टाफ की तनख्वाहें नहीं, उसमें हमारे जो हॉल के खर्चे, लाइट के खर्चे नहीं, उसके अलग। तो इतने स्तर पे जो नाटक बनेगा तो उसको लोग देख करके अभिभूत होते हैं, तो आते थे देखने के लिए। 100-200 रुपये की टिकट लेके भी देखा, हाउसफुल जाता था। हाँ, हमारे दौर में भी मैं 10 साल करीब एनएसडी रेपेट्री में रहा, तो उस 10 साल में लगातार हमारे शो जो हैं वो हाउसफुल होते थे। अच्छा, जैसे आपकी आने वाली फिल्म की अगर हम बात करें, तो फिल्म कैसी है, क्या कर रहे हैं आप उसमें? थोड़ा सा मतलब ये, जैसे एक मंटो फिल्म है, अभी मंटो साहब के ऊपर नवाजुद्दीन उसमें मंटो का रोल कर रहे हैं। उसमें जावेद अख्तर साहब ने भी एक रोल किया है,
अब उनको भी एक्टिंग जावेद करते अख्तर। हुए, जी जी जी, और ऋषि कपूर साहब ने भी, बेटे के बाद लगता है जावेद साहब का भी। अब उन्होंने सब, बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया। तो एक पाकिस्तानी रेंजर जो है वो मैं भी बना हूँ, और उसमें एक एक सीन हम लोगों के हैं जी। और उसके बाद मेरी एक फिल्म आने वाली सन 75, के मेनन वगैरह ये सब है, उनके साथ हैं। और एक वीर दी वेडिंग है, बहुत सारी फिल्में हैं। और अभी जो बन रही है उसमें धड़क है, करण जौहर साहब की, धर्मा प्रोडक्शन की, उसमें। और उसके बाद एक सतीश कौशिक साहब की एक बैनर की फिल्म है, वो कर रहा हूँ मैं। आर माधवन के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। इस तरह से 3-4 और फिल्में हैं जिनकी मेरी अभी शुरुआत होनी है, जो फ्लोर पे जानी है। अभी चली जानी चाहिए थी, मगर मुंबई की तरफ नज़र लगाए जो युवा बैठे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है कि स्ट्रगल पीरियड कैसा होता है, धैर्य कितनी रखनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मुंबई की तरफ भागने वालों की कमी आज भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, आज सही भी नहीं। सही कह रहे हैं आप। रोज वहाँ ट्रेन से, प्लेन से जो है, बिल्कुल। हर पूरे तरफ से, पूरे हिंदुस्तान से, चारों तरफ से टूटे पड़ रहे हैं लोग, और वहाँ हर आदमी अपने सपने पूरे करने के लिए पहुँच उनके रहा लिए है। आपका टिप क्या होगा? मेरी टिप ये है कि बगैर तैयारी किए हुए मुंबई की आने की सोचना मत। जैसे कि 1-2 साल के अपने खाने का इंतज़ाम, अपने रहने का इंतज़ाम, और उससे पहले जिस शहर से भी आप आ रहे हैं, आप वहाँ रह करके अपनी एक्टिंग टैलेंट को, एक्टिंग के लिए क्या, नाचना गाना बजाना, ये सब ये एक्टिंग के अंदर आता है। इसके अंदर सारी चीज़ें, आप कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए, एमेचर्स ग्रुप में काम कीजिए, कैसे भी कीजिए, पहले सीखिए अच्छी तरह से, फिर आइए, आपको मंजिल मिलेगी। चलिए, बहुत गोविंद पांडे जी से बातचीत का ये सिलसिला हमारा ख़त्म होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी खासी बातचीत की है, और हमारे टॉपिक भी बहुत ही वेरिएबल रहे। गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।